जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकेडमी में। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास पार्ट 2। देखते हैं। इसमें डॉक्टर नागेन का इतिहास चल रहा है और हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास भी चल रहा है और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ तक हो गया था। अतः इसकी प्रामाणिकता स्वतः खंडित हो जाती है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भाषा वैज्ञानिकों ने इस शब्द की ऐतिहासिकता का उल्लेख करते हुए बताया है कि हिंदू का प्राचीनतम उल्लेख ईरान सम्राट द्वारा के अभिलेखों अवेस्ता ग्रंथ बिंदाद आदि में हुआ है। अभिलेखों में हिंदू का अर्थ है भारतवर्ष में के अर्थ में। बिंदाद में हट हिंदू सप्त सिंधु के अनेक पवित्र स्थानों में एक स्थान है। प्राचीन ईरानी साहित्य में हिंदू या हिंद भारत के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिंदू का अर्थ लुप्त होकर हिंद रह गया है, इसी से बना हिंदी है। ठीक है। भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं ईरानी में सा ध्वनि नहीं होती, ना महाप्राण ध्वनियाँ ही मिलती हैं। सिंधु देश और सिंधु नद के संपर्क में आने पर ईरानियों के यहाँ सा का हा और धा का दा हो गया है। रामविलास शर्मा ने आपत्ति की है, देख लेते हैं। हिंदी शब्द कैसे बना, इस बारे में प्रचलित मान्यता है कि ईरान के लोग हिंदू या सिंध को ही हिंदी कहते थे। हिंदी शब्द कैसे बना, इस बारे में प्रचलित मान्यता है कि ईरान लोग सिंधु या सिंध कहते थे, हिंदी को कहते थे और वहाँ के निवासियों को हिंदू या हिंदी कहने लगे। शाह का उच्चारण करने में उन्हें कुछ कठिनाइयाँ होती होगी, इसलिए उन्होंने शाह की जगह हा कहना शुरू कर दिया। ठीक है। लेकिन फारसी में शार, शादगी, सार, सागर आदि 2500 शब्द हैं जिनमें ईरानियों का सा का उच्चारण करने में दिक्कत नहीं होती। यही नहीं, उनके क्रियात्मक शब्द भी ऐसे बहुत से हैं जो शाह से शुरू होते हैं, जैसे शाजी, दन, बनाना, शखन, तौलना इत्यादि। इसमें ईरानियों ने शाह के स्थान पर हा का उच्चारण करना आवश्यक नहीं समझा। इसके सिवा शाह से आरंभ होने वाले शाहयुक्त सैकड़ों ऐसे शब्द फारसी में हैं जिसके समांतर भारतीय भाषाओं के शब्दों में शाह के स्थान पर हा को दे दिया गया। इससे सिंध का हिंदी ईरान में बना या भारत में, इस समस्या का प्रकाश पड़ता है। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की कोटेशन है। ठीक है। उन्होंने विस्तार से बताया कि शाह का हा में परिवर्तन कश्मीरी में मिलता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि में शाह भी है और उसके स्थान पर हा अभी उच्चारित होता है। इससे ध्वनित होता है। हा ध्वनि जो यहाँ की किसी प्राकृत से शाह के लिए उच्चारित होती रही हो, यात्रा करते करते ईरान में पहुँच गई। फिर तो ईरानियों ने शब्द को शब्द और अशुर को अहुर कहना प्रारंभ कर दिया। रामविलास जी ने सा का हा संबंधित जिन मान्यताओं का खंडन किया वह सही है। उर्दू का कोई कोश इसे प्रमाणित करने में असमर्थ है, पर यह अनुमान सही नहीं है। मालूम पड़ता है कि किसी प्राकृत की हा ध्वनि जो शाह के लिए उच्चारित होती रही है, यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई और सिंधु देश में शाह को उच्चारित होने वाले शब्दों को हा कर दे। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंध में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कोई उसके शब्द लोग हिंदू शब्द सिंधु को हिंद बोला करते थे। कुछ दिनों तक वह भाग ईरानियों के अधिकार में था। ईरानियों को ये शब्द यहीं से मिलते हैं। उन्होंने इन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। आर्यों ने हिंदू को सिंधु कर दिया हो तो आश्चर्य नहीं। कुछ लोग इस प्रवृत्ति को ब्राहुही से जोड़ते हैं। ईरान के सुप्रसिद्ध बादशाह नौरेशेवा ने 531 से 579 ने बजरोया नामक विद्वान को पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए भारत भेजा था। इस अनुवाद की भूमिका में पंचतंत्र की भाषा को ज़बान हिंदी कहा गया है। यहाँ पर ज़बान हिंदी का अर्थ संस्कृत है। 1227 में मिन्हाजुक्खी की पुस्तक हबकाते नासिरी ने बताया गया है कि ज़बान हिंदी की बिहार का अर्थ मदरसा होता है।
ठीक है। यहाँ ज़बान हिंदी का अर्थ पाली या भ्रंश होगा। अप्रेषित घुमक्कड़ इब्न 1333 रेहला इब्न बतूता में लिखता है, किताबत अलबाज अलजत तो दरात दीवारों पर कुछ हिंदी में लिखा था। ज़बान हिंदी का स्पष्ट अर्थ है कि हिंदी के रहने वालों की भाषा। पर इब्न बतूता ने हिंदी का प्रयोग किसी स्थानीय बोली के अर्थ में किया है। यह निश्चित ही उत्तर भारत की कोई बोली रही होगी। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंदी शब्द उत्तर भारत की विभिन्न भाषाओं बोलियों के लिए भिन्न भिन्न समय में हुई, कभी ब्रजी के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी ब्रज के लिए, कभी अवधी के लिए, कभी बुंदेलखंडी के लिए, कभी लाहौरी और कभी देहलवी के लिए। जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में लिखा है, क्या लिखा है, तुर्की अरबी हिंदू भाषा जेते आई जय मह मारक प्रेम कर सबे सराहे ताही। ठीक है, यहाँ पर हिंदवी अवधी भाषा है। जायसी इसी भाषा भी कहते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। आदि अंत जस कथक अहे लिख भाषा चौपाई कहे। ठीक है, जो लोग हिंदू को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं। जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों को मानते हैं वे इतिहास बोध से विच्युत हैं। अपने भेदवादी दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग हिंदुओं की भाषा कहते हैं और हिंदी को मुसलमानों की भाषा। इन लोगों की इंसा की रानी केतकी की कहानी देख लेनी चाहिए। उसमें लिखा है, कहानी ऐसी कही है जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। ये रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है। कहानी ऐसी कही है जिसमें हिंदी भी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। या तो हिंदवी की बात हुई। नूर मोहम्मद अपनी अवधी भाषा में हिंदी में कहते हैं, हिंदू मग पाय न राखो का जो बहुत हिंदी भाखो। ठीक है, नूर मोहम्मद से 21 वर्ष पहले गिरधर राय ने 1743 में हिंदी शब्द का प्रयोग ब्रजी के लिए किया था। हिंदी माही फकीर के अक्षर लागे 3। यह देवनागरी लिखी जाने वाली हिंदी है। मीर भी अपनी भाषा में हिंदी में कहते हैं, क्या जाने लोग कहते हैं किसको सरूरे क्लब आया नहीं लफ्ज ये हिंदी जबा के बीच। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दक्षिणी हिंदी के कवियों के बारे में भ्रम फैलाया गया है कि वे अपनी भाषा को हिंदी कहते हैं, हिंदवी नहीं। वहाँ पर शेख अहमद जैसे कवि भी हो गए हैं। उन्होंने लिखा है, जबा हिंदवी मुझ सु होर दिल वी नाजू जानू अरब होर अजब मसनवी। अतः यह स्पष्ट है, हिंदू और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं-13वीं शताब्दी के लिए प्रयुक्त होने लगे थे। यह कहना है कि अमुक शब्द हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त होता है और अमुक शब्द मुसलमानों द्वारा अनैतिहासिक और शरारतपूर्ण है। इधर हिंदी उर्दू के रिश्ते को लेकर पुनः बहस आरंभ हो गई। हिंदी और उर्दू एक ही जात की साहित्य है। यह दो जातियों के हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू साहित्य को शामिल किया जाए या नहीं, इस बहस के पीछे भी सांप्रदायिक तत्वों और उर्दू के कुछ अकादमिशियों ने कहा था। उर्दू का शब्द आविष्कार तो किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ था। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता भाषा प्रयोग विधि में अंतर अवश्य है, पर यह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। कथा साहित्य का जहाँ तक संबंध है दोनों का अंतर बहुत कम है। व्याकरणिक दृष्टि से दोनों एक है। हिंदी उर्दू को अलगाने का योजनाबद्ध प्रयास कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज गिलक्राइस्ट की देखरेख में आरंभ हुआ। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के नौकर थे। उनकी अपनी औपनिवेशिक भाषा नीति थी। इसी नीति के तहत उन्होंने लिखा है, सो पाठशाला के लिए महाराज धीराज सकल गुण निधान पुण्यवान महाजन मार हुई बल जल गवर्नर जनरल प्रतापी के राज में श्रीयुत गुणहीन सुखदायक जान दिल कृष्ण की आज्ञा से संवत 1860 में लल्लू लाल जी कवि आगरे वाले ने जिसका सार ले यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की भाषा खड़ी बोली के नाम पर प्रेम सागर धारा। इस औपनिवेशिक नीति के परिणाम से यह परिचित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिंदी उर्दू की उच्च शैलियों के भेद हैं। यह पर बोल चाल की भाषा एक है। दोनों ही अपने मूल स्रोत से प्रेरणा लेती है। उर्दू का भविष्य हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में है। वह उसी तरह हिंदी भाषा व्यवस्था का अंग है जैसे बोल चाल की अन्य बोलियों और भाषा। बोरिस
क्ल्यूव द्वारा संपादित पुस्तक स्वतंत्र भारत इम्पोर्टेंट है। जाति तथा भाषाई समस्या में एक स्थान पर लिखा है, उपरोक्त सभी बातों पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुस्तान के क्षेत्र में उर्दू भाषा स्वयं अपनी जाति भाषा व्यवस्था का निर्माण नहीं करती और विशेष क्षेत्र में साहित्यिक भाषा हिंदी जाति व्यवस्था के एक संगठन अंग को प्रतिनिधित्व करती है। पंडित आचार्य वाल्मीकि ने स्पष्ट लिखा है कि एक ही जनगण को जिसमें निर्माणाधीन जाति के सभी लक्षण और सर्वोपरि एक राज्य के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय एकता का लक्षण विद्यमान है, तो विभिन्न भिन्न भाषाएं अर्थात हिंदी बोलने को जनगण विखंडित नहीं किया जा सकता। अतः उर्दू साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत वैज्ञानिक है। अपभ्रंश काव्य उनकी हिंदी की रचनाएं देख लेते हैं। अपभ्रंश और हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक इसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य बांग्ला जाति, मराठी साहित्य मराठी जाति, गुजरात साहित्य गुजराती जाति के विकास का इतिहास है। इन जातियों का विकास अकस्मात नहीं हो गया है, विकास धीरे धीरे होता है। इस विकास का बीज अपभ्रंश साहित्य में अंकुर चुका है, लेकिन इस प्रकार वह वनस्पति शास्त्री प्राण शास्त्री रूपक बहुत दूर तक काम नहीं करता, क्योंकि इतिहास में नर्तन या अवच्छिन्न प्रवाह की बात की जाती है। इसके नर्तन और या अवच्छिन्नता में विच्छिन्नता भी होती है। विच्छिन्नता या नर्तन कॉन्टिन्यूअस की आगे परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तित होकर क्षमता और बनता है। इस छनने और बनने के पिछले युग के स्वीकृत अपने ढंग से ग्रहण की जाती है, शेष अस्वीकृत अथवा रूपांतरित हो जाती है। इतिहास की इस प्रक्रिया के तहत हिंदी साहित्य को अपभ्रंश से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि अपभ्रंश काव्य की अनेक प्रवृत्तियों और काव्य रूप हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में मिले हैं। देख लेते हैं अपभ्रंश साहित्य के संबंध में उसे हिंदी साहित्य में जोड़ने के प्रश्न को लेकर विद्वानों का मत है। इन मतभेदों की 3 कोटियां हैं। कौन कौन सी? अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है। राहुल गुलेरी रामचंद्र शुक्ल इसी मत के समर्थक है। कम पुरानी हिंदी के अपभ्रंश से अपभ्रंश हिंदी नहीं, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश पूर्ववर्ती या प्रतिनिष्ठित अपभ्रंश का विकास है, यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन मतलब है। फिर आगे हैं, चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। रामविलास शर्मा का है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गुलेरी जी 1921 में नागरिक पिचानी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक में एक लेख माला की शुरुआत की। अब इन लेखों को पुरस्कार कर दिया गया। इसमें लिखा है, क्या लिखा है देख लेते हैं। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्राधान्यता रही है, फिर भी वह पुरानी हिंदी परिणत हो गई है। विभक्तियाँ घिस गई हैं, खिर गई हैं। एक ही विभक्ति में वह कई काम देने लगी हैं। ठीक है, एक कारक की विभक्ति से दूसरे कारक का काम चलने लगा है। ठीक है, किसका है ये कोटेशन? तो रामविलास शर्मा का है। ठीक है, रामविलास शर्मा का है ना। एक मिनट को फिर से देख लेते हैं। गुलेरी जी सन 1921 में नागरिक पिचानी पर पुरानी हिंदी के लेख में शुरुआत की। अब लेखों पुस्तकार कर दिया, इसमें लिखा है। अच्छा, गुलेरी जी ने कहा, सॉरी, ये गुलेरी जी का कोटेशन है, याद रखना। ठीक है, आगे चलकर पुनः कहते हैं पुरानी अपभ्रंश संस्कृत प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। ठीक है, गुलेरी जी अपभ्रंश को स्पष्टतः 2 भागों में बांट देते हैं, पुरानी अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश। बाद में चलकर ये परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाता है। मतलब परवर्ती अपभ्रंश जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित किया जाता है। तो पुरानी हिंदी, परवर्ती अपभ्रंश। ठीक है, गुलेरी जी ने अपने निबंध में हेमचंद के व्याकरण में उल्लिखित दोहों तथा प्रबंध चिंतामणि कुमारपाल प्रतिबोध के संग्रही रचनाओं का विदारतापूर्वक विवेचन किया है। उनके समय तक अपभ्रंश की बहुत कम रचना प्रकाशित हो पाई थी। सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित बोधगान और दोहा भी उनके देखने में नहीं आया। ठीक है,
इसलिए वे देश के पूर्वांचल में प्राप्त अपभ्रंश राजाओं का उल्लेख नहीं कर सके। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी की तरह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो गुलेरी जी ने भी कहा है, शुक्ल जी ने भी कहा है। इतिहास के प्रथम संस्करण की भूमिका में लिखते हैं, आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती हैं। ठीक है, वे अपभ्रंश को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी अथवा प्राकृत भाषा, प्राकृत की रूढ़ियों, बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश को लेकर शुक्ल जी के इतिहास में एक रोचक अंतर्विरोध मिलता है। वे एक और अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार भोजमुंज के समय 1050 संवत से पाते हैं, तो दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों की भाषाओं को पुरानी हिंदी मानते हैं। सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा। इस संदर्भ में वे विशेष रूप से सिद्ध कण्णप्पा का नाम लेते हैं। उन्होंने स्वयं कण्णप्पा का काल संवत 900 से उपरांत ठहराया है। राहुल जी की काव्यधारा 1945 में लिखते हैं कि पूरा अपभ्रंश साहित्य हिंदी पुरानी हिंदी उनके यहाँ परवर्ती अपभ्रंश का झमेला नहीं। अब वे अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न जाति की भाषा मानते हैं। उनका कहना है कि सुबंत तिरंत या शब्द धातु रूप की शैली में दोनों पाली प्राकृत के ही संस्कृत का अनुसरण नहीं छोड़ा, और अपभ्रंश यहाँ आकर भाषा में असाधारण परिवर्तन हो गया। उसने न सुबंतों तिरंतों की सृष्टि की। उनकी दृष्टि से संस्कृत में पाली प्राकृत तथा भाषा विकास अविच्छिन्न है और अपभ्रंश इस अविच्छिन्नता से विच्छिन्न है। इसे वे भाषा का यादृच्छिक गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अतः वे सिद्धों की रचनाओं को इस काल की समेट लेते हैं। इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल कहते हैं। कौन? राहुल जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते। उन्हीं शब्दों में अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी की रचनाओं को वे आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। हजारी प्रसाद जी कहते हैं अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहते हैं। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक अपभ्रंश की आदिकाल के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में उपलब्ध रचनाओं को उन्होंने 2 श्रेणियों में बांटा है। जैन प्रभावोत्पन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं मूल रूप से अत्यंत अभिन्न बुनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि आदि के दोहे, अब्दुल रहमान का संदेश रखकर तथा प्राकृत प्रगल्भ के लोक भाषा के छंद। दूसरी श्रेणी में राष्ट्रीय काव्य की गणना की है। लोक भाषा साहित्य की अपभ्रंश थोड़ी भिन्न भाषा साहित्य कहते हैं। लोक भाषा में प्राप्त साहित्य भाषा की परिनिष्ठित अपभ्रंश की भाषा में कुछ आगे बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। संदेश शासक की गणना परिनिष्ठित अपभ्रंश में कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं इसे आदिकाल के भीतर क्यों रखा है। और कीर्तिलता के अवहट का व्याकरणिक ढांचा अपभ्रंश का है। अपभ्रंश की शेष रचनाओं, जिसे द्विवेदी जी परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं, प्रस्ताविकी में डाल दिया है। इसमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएं भी हैं। शुक्ल जी सिद्धों की भाषा के बारे में कहते हैं। सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। या तो स्पष्ट है कि सिद्ध कण्णप्पा की रचनाओं में यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है कि यह उनकी उपदेश की भाषा तो न पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा खड़ी बोली है, राजस्थानी मिश्रित सामान्य साधुकड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा काव्य की ब्रज भाषा कहीं कहीं पूर्वी बोली मिलती है। पूर्वी बोली है। कुछ चर्या गीतों की भाषा सुकुमार सेन अपने बांग्ला साहित्य के इतिहास में अवहट कहते हैं। हिंदी निगुण संतों की मान्यताओं और रचनाओं पर सिद्धोनाथों का प्रभुत्व प्रभाव पड़ा है। रामविलास शर्मा आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से निकला हुआ नहीं मानते। वे भाषा वैज्ञानिक पर चिरपरिचित अवधारणा को ही संस्कृत से प्राकृत से अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ है साफ इनकार कर जाते हैं। किशोरी दास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए लिखा है, आर्य मध्य और नव्य आर्य भाषा
संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नसेरी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचलित, लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने को साहस है, जिनमें कठिनाइयों से ठहरने और अनुसंधान के नए मार्ग खोजने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। ये किशोरी दास वाजपेयी का उल्लेख करते हुए लिखा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कोटेशन। साहित्यिक भाषा के समांतर लोक भाषा की अपनी धाराएं बहती रहती हैं। इन्हीं में से कोई एक साहित्यिक भाषा का रूप ले लेती है। साहित्य की भाषा कृत्रिम नहर का प्रवाह तो लोक भाषा स्वतः प्रवाहमान नदी है। नहर का जल बहुत कुछ स्थिर, समरूप और धीरे धीरे बहने वाला होता है, जबकि नदी का जल चटोल और विषम रूप तथा गयात्मक होता है, इसीलिए उसमें ताजगी, मिठास होती है। साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा, देखो, साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है, लोक भाषा साहित्य से प्रभावित होती है। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की नौसेनी का रामविलास शर्मा ने खंडन किया हुआ सही किया है। ठीक है, पर प्राकृत अपभ्रंश को कृत्रिम कहना, बनाई हुई भाषा कहना आत्मविश्वास को पार कर जाना है। प्राकृत अपभ्रंश को एकदम कृत्रिम बताना ठीक नहीं है। प्राकृत भाषा साहित्य का प्रभाव देश के एक बड़े भूभाग को आच्छादित किए था। प्राकृत और अपभ्रंश को संस्कृत की अपेक्षा मधुर कहा गया है। इसे झुठलाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वे भाषा एवं लोक भाषा से निर्मित हुई होगी। उनकी ध्वनियाँ आसमान से तो टपकी नहीं है, वे भी समाज की ही देन है। कवियों में अपनी रचना प्रक्रिया के कारण कृत्रिमताओं का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। यदि ये कृत्रिम और तो बौद्ध सिद्धों जैनियों धर्मोपदेश के लिए उनका सहारा क्यों लिया? अपभ्रंश के व्यापक प्रचार में जैन व्यापारियों का योग अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अपभ्रंश साहित्य में 7वीं शताब्दी की बोलचाल की भाषा से हस्तक्षेप होने लगा था। यदि अपभ्रंश का व्याकरण बहुत कुछ प्राकृत व्याकरण पर है, पर उन पर बोलचाल की भाषा के क्रियापदों, विभक्तियों पर शब्दों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इनके माध्यम से ब्रज, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, भोजपुरी पूर्व रूप की एक झलक मिल सकती है। अपभ्रंश में विभिन्न काव्य रूपों, कथानक, रूढ़ियों आदि को सीधे लोक से लिया गया, ना प्राकृत से, ना संस्कृत से। इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का रिक्त है। ठीक है, इधर साहित्य के इतिहास लेखन में काव्य रूपों के अध्ययन का आग्रह बढ़ा। कुछ लोगों के मतानुसार साहित्यिक इतिहास लेखन साहित्य रूपों की परिवर्तमानता के अध्ययन पर आधारित होता है। उनका कहना है कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। अनेक अर्थों में यह सही है, पर विधाओं और चयन परिवर्तन का एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। कभी चर्या गीत और दोहा तो कभी कवित्व सवैया, कभी हरगीतिका तो कभी मुक्तक छंद एक कालावधि में बाद में साहित्य रूप में बदल जाते हैं। आखिर इस बदलाव के कुछ ऐतिहासिक कारण होंगे। इन कारणों की खोज के बाद अभाव के साहित्य का समाज संप्रत इतिहास नहीं होगा। विधागत परिवर्तन के साथ मूल्यगत परिवर्तन होते हैं। वास्तव में इस विधागत और मूल्यगत संबंध सूत्रों की खोज में ही इतिहास की दृष्टि निहित है। राहुल जी ने अपभ्रंश साहित्य और प्राकृत के गुणात्मक अंतर माना है। व्याकरण ढांचा प्राकृत से लेते हुए अपभ्रंश लोकमुखी होने के कारण लोक भाषा के व्याकरण ढांचे को वर्णन करता हुआ प्रतीत होता है। छंद उसने लोक से लिया है। लोक की परंपरा, इस परंपरा को अपने अनुरूप देखकर हिंदी साहित्य ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का, ठीक है, दोहा अपभ्रंश का खास छंद है। जिस तरह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा कहने से अपभ्रंश का। अपभ्रंश में वीर, श्रृंगार, नीति, धर्मपरक दोहे मिलते हैं। हिंदी में दोहा का प्रयोग उन्हीं विषयों के लिए होता है। सोरठा भी दोहा बद्ध के अंतर्गत ही माना जाता है। दूसरा छदबद्ध है पडंडिया या अलिहल्लाह। ये छंद चौपाई से मिलते जुलते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। चतुर्भुज पडंडिया जिनदत्त सूर ने अलिहल्लाह का प्रयोग किया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। पदड़िया में 8 पंक्तियों का धत्ता दिया जाता है। हिंदी के दोहा चौपाई वाले पद प्रबंधों में दोहा द्वारा धत्ता दिया जाने लगा। यो दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता बौद्ध सिद्ध सरप्पा मालूम पड़ते हैं। सूफियों की मसनवी और गोस्वामी तुलसीदास मानस में यही काव्य रूप गृहीत हुआ है। ठीक है,
पदबंधों का पूर्ण रूप भी बौद्ध सिद्ध के चर्या पदों में मिलता है। ठीक है, कबीर के पदों के केवल चर्या का रूप नहीं लिया गया बल्कि वास्तव ग्रहण भी किया गया। कबीर ने जो उलट भाष्यों और सूर में दृष्टिकूट पद दिखाई पड़ते वे चर्या पदों में पहले से ही विद्यमान थे। आरंभ में रास का एक गे छंद है जो संभवतः जनता के बीच गाया जाता है। संदेश रासक एक तिहाई अंश इसी छंद में लिखा गया। संदेश रासक एक तिहाई अंश इसी छंद में लिखा गया। बाद में रासो काव्य की परंपरा चल पड़ी, किंतु रास की गैयता लुप्त हो गई। छंद कुंडलिया, रोला, उल्लाला, फागुक, चरचरी, बेली, मंगल आदि लोकप्रिय छंद हैं। इनमें से कुछ हिंदी में स्वीकृत और कुछ अस्वीकृत हो गए हैं। हिंदी ने इस विरासत को इसलिए ग्रहण किया कि ये काव्य रूप उसकी प्रकृति के अनुकूल है। जैन अभ्रंश काव्य राजस्थानी गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में लिखे गए। ठीक है, और बौद्ध सिद्धों के दोहा कोश चर्या गीत बंगाल बिहार के सीमा क्षेत्र पर इम्पोर्टेंट है। आश्चर्य यह है कि अभ्रंश की विरासत जिस मात्रा में हिंदी को प्राप्त हुई उसी मात्रा में न गुजराती को मिली न बांग्ला को। अभ्रंश के सीमांत हिंदी के भी सीमांत थे, अतः भाषा की पहचान, विषय वस्तु, काव्य रूप तीनों दृष्टियों से अभ्रंश समग्र अभ्रंश का काव्य अध्ययन अपेक्षित है। अभ्रंश काव्य को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सिद्ध काव्य, जैन काव्य, बौद्धेतर, जैनेतर सहित। अभ्रंश के अंतिम काल 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मैथिली में रचनाएं होने लगी। विद्यापति एक और आवट में लिख रहे थे, दूसरी ओर मैथिली में। इसके बाद हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। अतः अभ्रंश साहित्य के साथ इन कवियों का भी अध्ययन जरूरी है। इन लोगों ने अभ्रंश का काव्य रूप तो लिया, किंतु उनकी वस्तु की अंतर्ज्योतना बदल गई। ठीक है, थैंक यू, जय माता दी। नेक्स्ट क्लास में करते आगे का।